उत्तरकाशी में टनल के भीतर 41 जिंदगियों के किस तरह से उनका बचाव किया जा सकता है, इसको लेकर जद्दोजहद की जा रही है। कई एजेंसीज जो हैं भारत की वो काम कर रही हैं, लेकिन इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ एजेंसीज के साथ संबंध जो है वो बनाया गया है। उनके लोग भी वहाँ पहुँचे हैं और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से 41 जिंदगियों को जो है वो वहाँ से बाहर निकाला जाए, उनका बचाव किया जाए। इसी तरह का एक इंसिडेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी सामने आया था, जहाँ 4 लेन निर्माण के दौरान एक टनल के अंदर भी कुछ लोग वहाँ पर फंस गए थे, जबकि वहाँ पर जो उस समय की जो डिप्टी कमिश्नर यानी जिला उपायुक्त जो थी मानसी साहब, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या किस तरह के आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, खास तौर पर जिस समय वहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ था। 9 दिन का ये ऑपरेशन आपने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन आपने चलाया था, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? जी मैं बोलूँगी मेरे लिए तो ये इन माय करियर इट वाज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस। उसमें हमारे लिए बहुत सारे सवाल वहाँ खड़े थे, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट देश में नहीं था जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी थी। तो इसलिए हमें एक डिसीजन मेकिंग के लिए मैं बोलूँगी कि डिसीजन मेकिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है उस समय मैंने जाना, क्योंकि हर मिनट हर घंटे हमें एक नया डिसीजन लेना पड़ रहा था वहाँ कि किस तरह। हमें ये नहीं पता था कि क्या वो मज़दूर वहाँ कितने फंसे हैं, क्या वो ज़िंदा हैं। तो हमारे लिए वो भी एक था कि भाई पहले हम जाने कि हम कैसे जाने कि वो मज़दूर क्या वहाँ ज़िंदा हैं, अगर हैं तो कितने हैं, किस हालात में हैं, हम कैसे उन तक पहुँचे। क्योंकि हमारा जो कोई और जो पाइप थी, जो ऑक्सीजन ये सब के लिए भी था, वो सबका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि वो डैमेज हो चुके थे मलबा ये सब में, और हम लोग उसको नहीं इस्तेमाल कर पाए थे। तो ये बहुत ही एक कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन था, पर हमने कोशिश किया कि हम लोग स्टेप वाइज और लॉजिकली कैसे अप्रोच कर सकते हैं और मल्टीपल फ्रंट्स पर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि जब सितंबर की ये बात हो रही है, 2015 में ये हादसा बड़ा हुआ था हिमाचल प्रदेश में, किस तरह की जो आपने वो चीज़ें आपने देखी, 9 दिन का एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाया, कितने लोग वहाँ पर थे और किस तरह की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल आपने वहाँ पर किया? क्या वहाँ पर कोई बाहर से मशीन्स या कोई टेक्नोलॉजी, किस तरह की वो चीज़ें हो रही? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो है पहाड़ में जब हर रास्ता बंद हो जाता है तो आपको उसी प्रकार से हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने भी शुरुआत किया था सबसे पहले कि जो अंदर मलबा गिर रहा है उसके थ्रू एक फॉल्स टनल लगभग 1 मीटर डाया का एक हम लोग स्टील शाफ्ट जो है वो पुश थ्रू करें। सबसे पहला वही एक विचार था कि हम वो पुश करें और किसी तरह हम लोग उनको पहुँचें और उसके थ्रू निकालें। उसके लिए हमने बड़े बड़े बूमर्स एंड अदर मशीनरी वी हैड टू मूव फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ कुछ पावर कंपनीज के कंस्ट्रक्शन साइट्स थे जहाँ टनलिंग का भी वर्क हो रहा था, वहाँ से हमने मूव किए कुछ। फिर परंतु दूसरे दिन तक हमें ये थोड़ा पता चल गया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन है ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि मलबा गिरता जा रहा था और पहाड़ फिर उस और वीक होता जा रहा था। तो हमने फिर दूसरे दिन से हमने सोचा कि हमें और इसमें देखना है कि कहाँ से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, और इसलिए हमने वर्टिकल ऑपरेशन चलाए। वर्टिकल ऑपरेशन ऊपर पहाड़ और उस पर बहुत सारे डेंसली फॉरेस्टेड एरिया, उसके थ्रू हमें पता भी नहीं है कि लोग जिंदा हैं कि नहीं हैं। तो हमने इसलिए 2 चीज़ें पैरेलल इसमें की। एक तो 4 इंच डाया का पाइप हमने सोचा, 4 इंच डाया का शाफ्ट, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल हम लोग कोशिश करें कि उसकी शुरुआत की जाए, ताकि इमीडिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग कर पाएँ, क्योंकि उसमें कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अ बिगर शाफ्ट। जो 1 मीटर डाया का जो होगा टनल, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए और मशीनरी लगेगी। तो जो वर्टिकल हमारा 4 इंच डाया था उसके लिए हमने ह्यूमन चेन बनाकर, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डिप्लॉयड, ह्यूमन चेन बनाकर वो जो मोटी मशीनरी थी थ्रू हाइड्रोलिक सिस्टम्स एंड ऑल हमने ऊपर पहुंचाया, ह्यूमन चेन से ट्रांसफ़र किया। जियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि कहाँ उनको करना चाहिए ताकि वो अंदर टनल का जो मैट्रिक्स है सरिया का उसके बीच ना रहे। सो वो सारी चीज़ें, डायमंड बिट का इस्तेमाल किया। सो वी हैड टू गेट many different complicated machines over there,
और साथ ही साथ हमें एक रास्ता बनाना पड़ा थ्रू द फॉरेस्ट, ताकि आगे हम लोग वो बड़ा जो अर्थ मूवर्स हैं, जो ऑयल ड्रिलिंग रिग्स हैं, हमने उसका इस्तेमाल किया था, राजस्थान से मंगवाया था। फिर उसके जो हाइड्रोलिक पंप ये सब है वो सब भी हमें दूसरे जगह से मंगवाने पड़े थे। तो उसके लिए रास्ता बनाना ज़रूरी था। तो साथ ही साथ उसके लिए हमने बिग मूवर्स, जेसीबीज वो सब डिप्लॉय किए थे। तो बहुत ही सारे हमारे साइमल्टेनियसली हमें काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ी थी हमें। और मशीनरी का तो विदाउट मशीनरी दिस वुडेंट हैव बीन पॉसिबल। सो दैट्स व्हाट आईड लाइक टू से। इसमें जो अभी का जो इंसिडेंट वहाँ पे जो हुआ है उत्तरकाशी में, जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या आप उसके अंदर देख रहे हैं, क्या वहाँ पर आपकी किसी से कोई व्यक्तिगत रूप से कोई बात हुई है, चीफ मिनिस्टर से बात हुई है, या वो क्या किया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द उन लोगों को जो है वहाँ से निकाला जा सके? जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड उनसे भी मेरी बातचीत इसमें हुई थी। और उधर उनके कुछ आला अफसरों से भी बातचीत हुई थी। और मैंने यही निवेदन किया था कि हमें मल्टीपल फ्रंट्स पर काम करना ज़रूरी है। केवल वो जो हॉरिजॉन्टल अप्रोच है उस पर हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि वो उतना कामयाब नहीं होगा। तो हमें साथ, मैं आशा करती हूँ कि कामयाब हो, परंतु हमें अपने बैकअप प्लान्स और साथ में हमें मल्टीपल फ्रंट्स, वर्टिकल फ्रंट पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसा निवेदन किया था और अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर किया था। अभी और क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो आप लगातार देख रही होंगी कवरेज, जिस तरह से वो सामने तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, उनको कुछ खाने के लिए जो है कुछ चीज़ें उनको दी जा रही है, ऑक्सीजन के लिए जो है, या उनसे बात करने के लिए जो है वो किस तरह से अब लाइन्स बिछाई जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें आप देख रही हो। क्या कुछ किया जा सकता है कि जिससे जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो और 41 लोग जो हैं वो बाहर निकल पाएँ? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज वहाँ साइट पर बहुत सी एजेंसीज़ हैं और बहुत सारा सब उसमें बहुत ही प्रयास कर रहे हैं कि वो मज़दूर बाहर आएँ। तो फिर मेरा यहाँ शिमला में बैठकर बोलना कि क्या और हो सकता है, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा कि मैं उस पर कमेंट करूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ इतनी मेहनत की जा रही है और वहाँ का ग्राउंड सिचुएशन जो मैं टीवी पर देखती हूँ या जो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, वो बहुत अलग होता है। उससे रियल सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरा ऐसा कुछ बोलना उचित नहीं होगा। पर हाँ, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं मैं वो शेयर करते रहूँगी। हमने भी क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, हमें पता ही नहीं था। इधर एक अच्छी चीज़ है कि वो लोग पहले से मज़दूरों के साथ टच में, हमारे साथ वैसा नहीं हुआ था। तो हमारा भी जो हम लोग 4 इंच डाया के शाफ्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम लोग ड्रिल कर रहे थे, उसमें वर्टिकल वाला ब्रेक थ्रू हमारा चौथे दिन के अंत में हुआ था। अब उसके बाद जानने के लिए कि भाई उधर कौन जिंदा है, हमने थर्मल कैमरास, तो हमारे एक लोकल एंटरप्रेन्योर थे घुमारवी में, उन्होंने इसमें बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने थर्मल कैमरास, माइक्रोफोन्स ये सब यूज़ करके हमने एक 2 वे कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश किया। उसकी हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं राइट फ्रॉम डे वन, जब हमने पहले बार 2 मज़दूरों को उस कैमरा के फीड में देखा ऊपर, जहाँ से हमने वो लोअर किया था, और उसी के थ्रू हमने उनको खाना भी दिया था। पर एक चीज़ जो हमारे लिए हमेशा एक चिंता का विषय था, क्योंकि ये पहाड़ी टेरेन था, बीच में कुछ जब हम ड्रिल कर रहे थे कुछ एक्विफर्स भी फट गए थे, जिसके वजह से पानी का रिसाव हो रहा था। बारिश का मौसम भी था, सितंबर का महीना हिमाचल में हम सबको पता है कैसा होता है। तो हमारा एक ये था कि पानी की मात्रा वहाँ ना बढ़े, ये हम लोग ने काफ़ी कोशिश की थी कि वो ना हो। तो वो हमारे लिए एक चिंता का विषय था। तो बट आई एम वेरी श्योर कि अभी जो रेस्क्यू टीम है वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रख रही है और वो पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं उन मज़दूरों को बाहर लाने का।